तो सर, ये मिस्टर जेके रॉथ से डॉक्टर जेके रॉथ की जो आपकी जर्नी है, कहाँ से रही है? आपकी एमबीबीएस, पीजी आपने सर्व कहाँ कहाँ किया है? डूंगरपुर की सबसे नियरेस्ट पीएचसी थी, परंतु सबसे जगह खराब जगह पे, जाने का रास्ता नहीं, नो लाइट, नो इलेक्ट्रिसिटी, नथिंग, और चोरों का आतंक भयंकर। उस समय रनिंग प्रोग्राम था स्मॉल पॉक्स इरेडिकेशन प्रोग्राम। उसके अंदर हर घर में, एरिया में, हर घर में हर इंसान को देखना पड़ता था, भले 100 साल का बुढ़ा हो या तुरंत पैदा हुआ बच्चा हो। शुरू में स्पीड भले नहीं थी, बाद में मेरी इतनी स्पीड बनी कि 1 घंटे में 20, 22, इवन 25 तक नसबंदी में करता था। तो प्रशासन को ये लगता है कि नसबंदी कर ही नहीं रहा है, पट्टी करके उठा के भगा देता है। परंतु मेरे यहाँ एक भी केस सेप्टिक नहीं हुआ, नॉट ए सिंगल केस। इवन दो एंटीबायोटिक सारी खत्म हो गई, कुछ नहीं बचा था एंटीबायोटिक के नाम से, सिर्फ पेन किलर एस्प्रिन बची थी, जो मैं 3 देता, एक ऑपरेशन के तुरंत बाद, दूसरी रात को, दूसरे दिन सुबह ले लेना बस। सर, ये तो एक ऐसा प्रोफेशन है कि अपन को मतलब पढ़ते ही जाना है, पढ़ते ही जाना है। ही। तो इंसान के अप्स भी हैं, डाउन्स भी हैं, तो वो पीक कभी सक्सेस की हम मेंटेन नहीं कर पाते मोस्टली। तो आजकल के स्टूडेंट्स क्या होता है, डाउनफॉल्स को फेस नहीं कर पाते, कोई सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता है, कोई चीज़ें छोड़ देता है। तो उन लोगों को आप क्या बोलना चाहेंगे कि कैसे वो अपने डाउनफॉल्स को सर्वाइव करें? हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका टॉक्स विद सिनेमैक्शन के न्यू एपिसोड में, जहां मैं हूं आपकी होस्ट टीना, और यहां हम बात करते हैं हमारे गेस्ट से उनकी प्रोफेशनल लाइफ एंड एक्सपीरियंसेस के बारे में। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, वर्ल्ड ने अभी अपना वन ऑफ द बिगेस्ट पेंडेमिक फेस किया है, कोविड-19, और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि उस टाइम के हमारे वन ऑफ द बिगेस्ट वॉरियर्स रहे हैं हमारे डॉक्टर्स। तो आज ही एक ऐसे वॉरियर हमारे बीच में हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। सर डॉक्टर जेके रॉथ, एक्स PMO, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, डूंगरपुर, राजस्थान। आई वेलकम यू सर ऑन दिस शो। इट इज़ आवर प्लेजर टू हैव यू विद अस। वेलकम। तो आइए हम सर से कुछ बातचीत शुरू करते हैं। तो सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपने मेडिकल प्रोफेशन ही चूज़ क्यों किया? मतलब आपके पास बहुत सारी चॉइसेस होंगी, लेकिन फिर भी आपकी क्या इंस्पिरेशन रही कि आप इस प्रोफेशन को चूज़ करें? एक्चुअल मैं इंजीनियर बनना चाहता बेसिकली, और इंजीनियरिंग में बाय द वे मैं एडमिशन फेल होने से नहीं हो सका, तो मेरे को सब्जेक्ट चेंज करना पड़ा, और सब्जेक्ट चेंज किया तो मैं अच्छे नंबरों से पास हुआ फर्स्ट ईयर में, और मेरा मेडिकल में एडमिशन हुआ, परंतु वो लेट हुआ। वो भी मेरा मेरिट में अच्छे नंबर से था, मैं राजस्थान में 4th नंबर था, इवन दो उन्होंने दबा दिया तो मैं टारगेट बदल दिया। मैंने BSc सेकंड ईयर मैंने स्टार्ट कर दी, एंड आई हैव फिक्स टारगेट फॉर IPS। एज सुन एज आई विल कंप्लीट, आई शुड कंप्लीट BSc, I want to face IPS. This was my target. But anyhow, I have written some letter to एडमिशन वाले प्रोटोकॉल को मैंने लेटर लिखा, और 2 महीने बाद में इन्होंने मेरा एडमिशन मेडिकल में दे दिया। देन आई बिकेम ए डॉक्टर। तो सर, ये मिस्टर जेके रॉथ से डॉक्टर जेके रॉथ की जो आपकी जर्नी है, कहाँ से रही है? आपकी MBBS, PG आपने सर्व कहाँ कहाँ किया है? मैं MBBS करके मेरी फर्स्ट पोस्टिंग या नियर बाई दामड़ी PSC, सबसे पहली PSC दामड़ी मेरा अपॉइंटमेंट हुआ। डूंगरपुर की सबसे नियरेस्ट PSC थी, परंतु सबसे जगह खराब जगह पे, जाने का रास्ता नहीं, नो लाइट, नो इलेक्ट्रिसिटी, नथिंग, और चोरों का आतंक भयंकर। परंतु मेरा वहाँ पर भर्ती हुई, मेरी फेन प्लानिंग हेड से हुआ मेरा एडमिशन। बट आई सर्व टू पीपल वेरी हार्डली। तो मैं वहाँ पर मेरे को रहते हुए गवर्नमेंट के जो भी प्रोजेक्ट्स थे, उस समय रनिंग प्रोग्राम था स्मॉल पॉक्स इरेडिकेशन प्रोग्राम। उसके अंदर हर घर में, एरिया में, हर घर में हर इंसान को देखना पड़ता था, भले 100 साल का बुढ़ा हो या तुरंत पैदा हुआ बच्चा हो।
उनको वेरीफाई हमको करना पड़ता था। स्टाफ करता परंतु हमको वेरीफाई करना पड़ता। वेरीफाई कर चार्ट होता था और स्टाफ हर चार्ट पे साइन करता, नाम लिखता, डेट लिखता। इसी प्रकार हमको भी यही करना पड़ता था। घर घर पूरे एरिया का, दामड़ी में 128 गांव थे, हर गांव में लगभग मैं गया, भले ऊंची पहाड़ियाँ हों चाहे कोई भी हो। तो ड्यूरिंग दैट लोगों की आइडेंटिटी भी बनी मेरे डॉक्टर रोज कोई अपने वाला आदमी आया है। प्लस पीएससी पे सर्व जो मैंने लोगों को किया उससे मेरी आइडेंटिटी काफ़ी बनी। और मीनवाइल इमरजेंसी में परिवार नियोजन प्रोग्राम चला जिसमें वासक्टोमी पुरुष नसबंदी बहुत सघन अभियान चला। और उस सघन अभियान में वासक्टोमी शुरू में तो मैं नहीं कर पाता था ट्रेनिंग, हालांकि मेरे को कोटा में भेजा था। कोटा से फिर मेरे को आगे एक पीएससी थी वहाँ भेजा और वहाँ 10-15 दिन मैंने मेरी ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग में मैंने खुद ऑपरेशन नहीं किए। मैंने जो भी टीम आती थी करके चली जाती, फिर दूसरी टीम आती फिर चली जाती, तो हर टीम के सर्जन के साथ मैंने असिस्ट किया और असिस्ट करके मैंने सबकी टेक्निक का वो निचोड़ निकाल के मेरी टेक्निक अपनाई। मैंने टेक्निक ली कि कैसे वास को पकड़ते हैं, नस को कैसे पकड़ते हैं, कैसे काटते हैं, किस प्रकार से। तो वो अभियान में मैं शुरू में स्पीड वाले नहीं थी, बाद में मेरी इतनी स्पीड बनी कि 1 घंटे में 20, 22, इवन 25 तक नसबंदी में करता था। तो प्रशासन को ये लगता है कि नसबंदी कर ही नहीं रहा है, पट्टी करके उठा के भगा देता है, क्योंकि ट्राइबल है, ट्राइबल ही थे, ऑपरेशन करने वाले भी ट्राइबल थे और मैं भी ट्राइबल था। तो उनको डाउट था कि पट्टी लगा के भेज देता है। और इंसेंटिव वजह 110 रुपया 2 बच्चे वाला था, 90 रुपया 3 बच्चे वाला था, इस प्रकार से। तो ये इनको वैसे पैसे दिलाने के लिए पट्टी बांध के भेज देता है। तो अभियान इतना ज़बरदस्त चला कि हर गांव में कैंप में मेरे को जाना पड़ा। कोई ऐसा वो नहीं था कि जहाँ पर मेरे को नहीं जाना पड़ा हो। और इसके बीच में क्या हुआ कि हर जगह डूंगरपुर हेडक्वार्टर पे ऑपरेशन हुए, सागवाड़ा में ऑपरेशन हुए, बहुत ज़्यादा सेप्टिक हुए और इतने लोग बाप रे खाटों में पड़े रहे, 1000 1500 लोग खाटों में पड़े रहे। एब्सेस हो गए, टीमें 2-4 टीमें गाड़ियाँ दवाई लेके और चीरा लगाने के लिए घर घर घुमा करती थी। परंतु मेरे यहाँ एक भी केस सेप्टिक नहीं हुआ, नॉट ए सिंगल केस। इवन दो एंटीबायोटिक सारी ख़त्म हो गई, कुछ नहीं बचा था एंटीबायोटिक के नाम से। सिर्फ पेन किलर एस्प्रिन बची थी जो मैं 3 देता, एक ऑपरेशन के तुरंत बाद, दूसरी रात को, दूसरे दिन सुबह ले लेना बस। और शुरू में टाँके लगाता था, बाद में नॉन स्टिच मेथड, 2 टाँके नहीं, क्योंकि फॉलोअप के लिए टाँके निकालने जावे कौन, मेरे पास फुर्सत ही नहीं थी। तो बिना टाँके के चालू कर दिया मैंने। 3rd डे एकदम पट्टी खोल के तू नहा धो लेना, बिल्कुल लॉक कर दिया। तो इस प्रोसीजर को इवन हमारे ऑफिसर्स ने भी डाउट किया कि ये ऑपरेशन नहीं करता है। पूरे जिले के कैसे जाने लग गए। और मेरे गांव से आगे मेवाड़ा आता है, गुजरात बॉर्डर आता है, वहाँ तक के केसेस मेरे पीएससी दामड़ी पे आने चालू हो गए। और तो इन लोगों को डाउट हो गया कि इसके गांव के केस करता है कोई, वैसे पट्टी लगा के भेज देता है, ऑपरेशन नहीं करता है। तो डॉक्टर डिप्टी सीएम जो एक थे, उदयपुर के थे, उन्होंने फिर गामड़ी पीएससी पे वेरिफिकेशन कैम्प लगाया। उधर वाले पूरे केस, मेवाड़ा और पीरपुर और उधर वाले जो केस मेरे गांव के थे, देन ही एग्जामिन द केस, वेरीफाइड। तो उनको पता पड़ा कि बाहर तो कुछ दिखता ही नहीं है, स्टिच का टाँका तो कहीं दिखता नहीं बाहर स्किन का, परंतु अंदर जरूर नोट पता पड़ गई। देन ही सेड टू मी, यू आर डॉक्टर, आई वॉज डाउटफुल दैट यू आर नॉट डूइंग ऑपरेशन, फर्जीवाड़ा कर रहे हो यूँ। तो मैंने कहा सर आप तो डिप्टी सीएम ने, आप थिएटर में खड़े रह के देख सकते थे ऑपरेशन, और खुद ही ऑपरेशन करते थे वो। तो मैंने कहा आप देखते, मैं ऑपरेशन करता हूँ उसमें देखते, मैं करता हूँ नहीं करता हूँ। देन ही कंफर्म दैट ही इज़ डूइंग ऑपरेशन एक्चुअली, अदरवाइज वो फर्जी सोच रहे थे कि फर्जी करता है। तो एक्चुअल में 1 घंटे में 20, 25, 22 केसेस में निपटाता था। उसमें 3-4 टेबल लगती थी, 3-4 सिस्टर एक साथ एक टेबल पर रहती थी। एक स्टरलाइजेशन के लिए बिल्कुल सेपरेट ही सिस्टर रहती थी,
और 4-5 सेट, ऑपरेशन सेट 4-5 होते थे। वो ओनली बॉइलिंग, उस समय तो स्टोव टेक्निक थी, बाकी तो बिजली वगैरह कहीं थी नहीं, तो स्टोव पे बॉयल होते थे। तो हर सेट बांधा हुआ रहता था, तो जाते ही वो सिस्टर का काम ये था कि बॉयल करें। तो मैं जब 5वें केस पे टेबल पे जाता था तो एक इंस्ट्रूमेंट का भी 15-20 मिनट बॉयल होकर स्ट्राइज हो जाता था। तो इस कारण से सेप्टिक का नाम मात्र का नहीं हुआ मेरे जो भी किया केसेस। और उस समय मैंने जो नाम कमाया, एक घर घर, गांव गांव और इवन डूंगरपुर तो सही था, पर खेरवाड़ा के आसपास के लोग, उदयपुर बांसवाड़ा के आसपास के लोग जो उस इमरजेंसी में ऑपरेशन कराने का है, उनके दिमाग में डॉक्टर जे.के. रोथ नाम की कोई चीज़ समझ में आई कि कोई डॉक्टर अपना वाला है। देन उसके बाद फिर मैं पीजी में चला गया एमएस करने के लिए, मेरा डेपुटेशन ऑपरेशन के लिए। सर तो आपकी एमएस कहाँ से रही है? एमएस अपना आर.एन.टी. मेडिकल कॉलेज। तो सर ऐसे होता है ना कि आप दिन के इतने ऑपरेशंस कर रहे हैं, तो इतना टाइम आपकी प्रोफेशनल लाइफ में ही आप दे रहे हैं, तो आपकी फैमिली लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को आपने कैसे मैनेज किया? बिल्कुल बेकार रही फैमिली लाइफ, बिल्कुल टाइम नहीं दे पाता था मैं, और नहीं दे पाता था इस कारण से दोनों हमारे बच्चे मेडिकल में जाने के लिए रिफ्यूज़ हो गए। बच्ची को तो एक बार बिठाया तो बैठ गई, दूसरी बार उसने क्लियर कट के दिया, पापा आपके जैसी लाइफ नहीं चाहिए, मेरे को डॉक्टर नहीं बनना है, रिफ्यूज। और बच्चे को 2 बार मैंने बिठाया, पर उसके मन में बढ़ने की नहीं थी डॉक्टर नहीं बनना है, इसलिए वो एक्चुअल में निकला भी नहीं। निकले ऐसी हालत नहीं थी, ही वॉज इंटेलिजेंट, परंतु नहीं बन पाया। चाह करके ही नहीं बने कि डॉक्टर की लाइफ बेकार है ये। और यहाँ आने के बाद भी बराबर एमएस करने के बाद वापस मैं आया, उस समय भी मेरी बहुत हेक्टिक लाइफ वैसी रही, बिल्कुल बिजी लाइफ, भयंकर। तो वो देख के दिन के ही बिल्कुल हो गया, डॉक्टर तो बनना ही नहीं ज़िंदगी में। यहाँ आते ही भी वही प्रोग्राम चालू हुआ, परिवार नियोजन चल रहे थे प्रोग्राम, फिर दूरबीन नसबंदी आ गई महिला की, तो शुरू में मैंने असिस्ट करके थोड़ा सीखा, उसके बाद में मैं सेल्फ करने लगा। उसमें भी मेरी स्पीड वही थी, 1 घंटे में 20-25 केस 30 केस कर धनाधन, रात की 12 बजे 1 बजे 2 बजे तक 100 200 200 300 केस निपट लेते थे एक दिन में, इतना केस हो। इसलिए वो लाइफ और फैमिली लाइफ तो मैं मानता ही नहीं हूँ कि अच्छी रही है मेरी। तो सर आपके पास पीजी में चॉइस तो रही होगी ना कि आप मेडिसिन भी ले सकते हैं, सर्जरी भी ले सकते हैं, फिर सर्जरी क्यों? एक्चुअल में क्या मैडम कि उस समय क्या था, हर साल ये लोग फार्म भरवाते थे पीजी में जाने के लिए। जो मैं CS था, आर्मी सर्विस था, हर साल भरता था मैं, एवरी ईयर। तो मेरे को इंटरेस्ट ही सर्जरी में ही था, तो मैंने सर्जरी में भरा फर्स्ट, सेकंड भरा ऑर्थोपेडिक। मैंने कहा सर्जरी मिलेगी नहीं, क्योंकि सर्जरी तो उस समय टॉप पे प्रायोरिटी, सर्जरी और मेडिसिन में लोग ज़्यादा जाते थे। मैंने कहा मिलेगी नहीं, मैंने कहा ऑर्थोपेडिक मिल जाएगी, परंतु मेरा सर्जरी में ही सिलेक्शन हो गया। तो सर्जरी में फिर मेरे को R&T मेडिकल कॉलेज ज्वाइन करना, तो मैंने कहा मेरी चॉइस क्या मिल गया, तो फिर इसको क्यों छोड़ा जाए। सर तो इतना हेक्टिक हो जाता है आपका शेड्यूल, तो फिर आप मैनेज करते कैसे हैं? मतलब आप व्यूअर्स को क्या बताना चाहेंगे कि इतना सब कुछ अपनी प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज कर रहे हैं, तो जो पीछे छूटता जा रहा है फिर उसके लिए वो क्या करें? अब वो तो कुछ तो छूटेगा मैडम, परंतु इतनी कोशिश ज़रूर करनी चाहिए कि आप अपना शेड्यूल बना लें कि मेरे को ये करना है, ये करना है, वो करना है, ये करना है। और मेडिकल प्रोफेशन में है तो मेडिकल प्रोफेशन में आपको लोगों को सर्विस देने के लिए आपको टाइम स्पेयर करना ही चाहिए। भले आपका शेड्यूल, घर का शेड्यूल है, थोड़ा कम कर दे या नेगलेक्ट करें या चेंज करें, परंतु जिस प्रोफेशन में आप सर्विस देने के लिए आए हैं उनको सर्विस जरूर देना चाहिए, ये मेरी राय है। सर ये तो एक ऐसा प्रोफेशन है कि अपन को मतलब पढ़ते ही जाना है, पढ़ते ही जाना है, तो इंसान के अप्स भी हैं, डाउन्स भी हैं, तो वो पीक कभी सक्सेस की हम मेंटेन नहीं कर पाते मोस्टली। तो आजकल के स्टूडेंट्स क्या होता है, डाउनफॉल्स को फेस नहीं कर पाते, कोई सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता है, कोई चीज़ें छोड़ देता है, तो उन लोगों को आप क्या बोलना चाहेंगे कि कैसे वो अपने डाउनफॉल्स को सर्वाइव करें? कि डिप्रेशन जल्दी है आजकल। एक्चुअल में क्या है कि ये देखते रहते हैं न टीवी है, जिस मोबाइल है, इसको देखते हैं तो वो उसकी
उसके कारण से उनको ये क्या होता है, मैंने क्या किया, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या क्या हो गया मेरा, इस कारण से डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए उनको कि भाई प्रोफेशन में आया हूँ तो मेरे भले फेल हो जाऊँ तो भी दूसरी बार पास हो जाऊँगा, दूसरी बार हो जाऊँगा। मेडिकल में ऐसा है नहीं कि निकाल दिया फर्स्ट ईयर के बाद में तो आगे तो आप है ना कितने साल बाद बैठो। तो ये कम से कम दिमाग में हो जाना चाहिए अपने को कि मेरे को घुसा हूँ तो हो जाना, निकलना ही है मेरे को। क्योंकि मेरा एक एग्जाम्पल था कि MBBS फर्स्ट MBBS में हम निकले थे तो RNT का पहला बैच का एक स्टूडेंट था जो किसी कारण से प्रोफेसरों के बनी नहीं फेल कर दिया था और लास्ट फाइनल ईयर में हमारे साथ बैठा था। इतने साल ब्रेक करके फाइनल में बैठा हमारे साथ और ही गॉट पास। तो मोटो या जो अपना टारगेट है वो तो करते ही रहना, फिक्स करना चाहिए कि नहीं बनूंगा, किसी भी हालत में बनूंगा, बन जाओगे, नहीं बनो ये नहीं है। अच्छा, आपकी लाइफ में कभी कोई ऐसा रहा हो किस्सा जहां आप भी बिल्कुल छोड़ने वाले हो कि नहीं अब मुझसे नहीं होता, मैं गिव अप करता हूँ? मैं तो गिव अप करने की तो मेरे दिमाग में कभी बात आई नहीं। पढ़ना मीन्स पढ़ना, मैं बोले फेल हुआ तो भी मैंने कहा निकलेंगे ही किसी भी हालत में। वहाँ सब्जेक्ट अपने मेडिकल में रह ही जाते थे, एक आधा सब्जेक्ट रहता तो निकलेगा, दूसरे अटेम्प्ट में निकल जाते, तीसरे अटेम्प्ट में क्या। ये वाले इंसिडेंट्स ने एक बार मेरी मदर को, फादर तो थे नहीं, मदर ने पूछा कि बेटा लोग कहते हैं कि तो फेल थी जाए बागड़ी में और पास था तो नहीं है तो हुक करे, मतलब क्या कर रहा है तू। तो मेरे को बड़ी हंसी आई। मदर तो अनएजुकेटेड थी, समझा नहीं थी, और लोग मिसगाइड करते तो दिमाग में आ जाती बस। तो मैंने कहा, फिर मैंने मेरी अपनी भाषा में समझाया कि किताबें मम्मी 5 सोपड़ी होती है या 10 सोपड़ी होती है हमारी, तो एक सोपड़ी नकली की हो तो गाड़ी नहीं दी है सरकार, मतलब दूसरा देने के दूसरा मौका देती है। इस प्रकार से मम्मी को मैंने समझाया। तो मैं एक आधी 2 रह गई है तो मैं निकल जाऊंगा। तो इस प्रकार से मदर को मैंने वो किया ताकि मदर को नहीं लगे कि ये फालतू पैसे मंगा के पढ़ रहा है, फेल होता जा रहा है, फिर पढ़ ही नहीं रहा है। तो आई हैव मोटिवेटेड लाइक दैट। तो वो इंसिस्ट किया तो वो तैयार हो गई बिल्कुल कि हाँ सही कह रहा है बिल्कुल। तो सर, अगर आप मेडिकल प्रोफेशन में नहीं होते तो ऐसा कौन सा प्रोफेशन था जो आप अपने लिए चूज़ करते? अगर आपको मैं बोलूँ कि वही टाइम आपको वापस जीना है जहाँ आपके पास सब चॉइस हो। कॉलेज का लेक्चर, जो आपके पास चॉइस हो कि मतलब डॉक्टर नहीं बन के कुछ और बनना चाहें। कॉलेज लेक्चर। कॉलेज लेक्चरर। हाँ। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या है कि बच्चों को अपन गाइड कर सकते हैं। जो बच्चा कॉलेज लेवल पर पहुँचा ना, उसका एक टर्निंग पॉइंट होता है। सीनियर में जैसे तैसे आ गया, सीनियर में भी होता है, सीनियर तक टर्निंग पॉइंट होता है। पर कॉलेज में आया इसका मतलब अब वो उसको डिसीजन लेना है कि लाइफ में मुझे क्या करना है, किधर जाना है। तो वहाँ पर अपन ये बच्चों को गाइड कर सकते हैं। कोई इंटेलिजेंट बच्चा है वास्तव में इंतज़ाज में है कि मेरे को यहाँ जाना वहाँ जाता है, तो अपन गाइड कर सकते हैं उनको, डेफिनेटली गाइड कर सकते हैं। सर, कॉलेज लाइफ मोस्टली एक टर्निंग पॉइंट रहता है सबके लिए। आपने बताया कि कॉलेज लेक्चरर हो तो गाइड कर सकते हैं, उस टर्निंग पॉइंट को अच्छे से निकाल सकते हैं। तो आपके कॉलेज लाइफ के टाइम पे उस टर्निंग पॉइंट पे आपको किसी ने कुछ ऐसी लाइन बोली हो कि आपको मतलब ज़िंदगी समझ आ गई उन शब्दों से? मेरे को इंटर्नशिप मेरी स्टार्ट हुई MBBS के बाद। फर्स्ट इंटर्नशिप मेरी सर्जरी में लगी, उस समय 1.5 महीने की होती। तो पहले ही दिन मेरे ऑपरेशन थिएटर था, फर्स्ट डे ऑपरेशन थिएटर था। तो ऑपरेशन थिएटर में मैं गया, मेरे बॉस थे डॉक्टर एस गुप्ता, अभी भी जिंदे हैं, मेडिकल कॉलेज खुकार प्रोफेसर और स्ट्रॉन्ग प्रोफेसर। जो बच्चे पूरा बरांडा खाली हो जाता था अगर ये निकलते थे। परंतु टीचिंग उसकी इतनी ज़ोरदार कि PG करने वाले स्टूडेंट MBBS की क्लास ले रहे हैं तो PG वाले खड़े खड़े नोट्स लेते थे। तो उनका ऑपरेशन डे था, तो मैं है ना वाश करके बिल्कुल तैयार हो गया, मैं आज तो असिस्ट करूँगा ही हूँ। तो सारे दूसरे जो थे हाउस सर्जन रजिस्ट्रार वगैरह कहे हाँ आज तो इसके डांट पड़ेगी, ऑपरेशन करेंगे। तो जैसे ही वो आए, उन्होंने मेरे को ऊपर नीचे देखा,
ऑपरेशन करोगे? मैंने कहा जी हाँ। वो लाइन अभी तक आई कुड नॉट फॉरगेट इन माई लाइफ एंड आई हैव सीटेड। उन्होंने देखा कि इसको अभी इंटरेस्ट है तो मेरे को टिकट पकड़ा के मेरे को खड़ा कर दिया। तो देट वाज भाई एंथाजिस्टिक पॉइंट कि मैं ऑपरेशन करने के लिए मैं असिस्ट किया। मैंने स्टोन था, रीनल स्टोन, तो मेरे को असिस्ट करवाया उन्होंने। वो लाइन अभी मुझे याद आती है एस गुप्ता की, ऑपरेशन करेगा क्या? सर अगर आज ऐसे आपको दोस्तों के साथ एक वेकेशन पे जाना हो या फिर फैमिली के साथ रह के टाइम स्पेंड करना हो तो आप क्या चूज़ करना चाहेंगे? दोस्तों के साथ जाओ, फैमिली होगी तो बाउंडेड हो जाओगे कुछ चीज़ों में। सर जैसे तो आपकी तो फैमिली लाइफ में यही है ना कि आप टाइम नहीं दे पाए, फिर भी आप दोस्तों को ही चूज़ करेंगे। ऐसा होता है मैम कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि फीमेल्स रिस्ट्रिक्ट करती है, दोस्तों के साथ जाने के रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो फिर दोस्तों के साथ में एंजॉय करने से कोई मज़ा आने वाला नहीं है। इसलिए दोस्त अकेले जाएंगे तो एंजॉय कर सकते हैं। सर एक इंसान काम करता रहता है, फिर समय आता है रिटायरमेंट आ जाता है, फिर काम करना बंद कर देता है, तो लाइफ कैसे चेंज हो जाती है जिसने पूरी ज़िंदगी काम करके देखा हो? तो मैं तो काम बंद करता ही नहीं हूँ, मैं तो स्टिल आई यूज टू डू एनीथिंग। घर में ऐसा कुछ काम नहीं करता हूँ, मैं सब काम करता हूँ। अगर बैठा रहता हूँ तो मेरे को लगता है कि साला ज़िंदगी बेकार हो गई, कुछ काम नहीं है तो यूँ। बाकी मैं सुबह उठा 5:30-6 बजे, उस समय से कंटिन्यू चलती है अपनी गाड़ी, और शाम को 11 बजे तक चलती है, उसके बाद बंद होती है। अच्छा, तो अभी भी मतलब इस उम्र में भी आप में काम करने का जज्बा वैसा ही है जैसा पहले? हाँ बिल्कुल। तो जो आजकल के लोग हैं मोस्टली वो मतलब एक एज के बाद रहता है कि काम करना बंद कर देते, तो उनमें क्या क्या ऐसे बीमारियां हमें देखने मिल जाती है? मतलब वो डिप्रेशन और ये सब। अब तो वो है कि अब बुढ़े होके क्या करना है, यूँ हो जाता है। बाकी तो आदमी कैपेसिटी बंद नहीं होती। और मैं 80 साल हो गया, अपन तो अभी ऑपरेशन का स्टेमिना मेरा इतना है कि अगर 3-4 केस है तो मैं ऑपरेट करके थिएटर से निकलूँगा। वो मेरा इतना स्टेमिना अभी भी, मैं यूँ मतलब मेरे को कॉन्फिडेंस है कि मैं कर सकता हूँ। दूसरे काम घर पे मैं घर के बहुत सारे काम करता हूँ, जो भी झाड़ू भी लगाता हूँ, बर्तन भी साफ़ कर देता हूँ, चाय भी बना देता हूँ, सब्जियाँ काट देता हूँ, रोटी बना देता हूँ, सब। कोई भी ऐसा काम नहीं है जो मैं नहीं करता हूँ और मेरे को शर्म आती हो। काम अपने को चाहिए, काम टाइम निकलना चाहिए काम करते हुए, वो मेरी। आजकल मोस्टली लोगों की यही सोच रहती है ना कि अगर एक पद हासिल कर लिया तो उसके बाद फिर घर का काम कौन करे? हाँ, नहीं आपकी कभी ऐसी सोच नहीं आई? ना, अपने नहीं है, अपने कभी नहीं आई। मैं कभी सोचता ही नहीं हूँ कि ऐसा करना चाहिए, क्योंकि लोग ये सोचते हैं ऑफिसर बन गया तो फिर वो गाड़ी भी साफ करेगा, या ड्राइवर को कहेगा, या दूसरा लड़का होगा उसको ये साफ कर दो। मैं मेरी गाड़ी साफ कर देता हूँ, मेरे गाड़ी के अप टू डेट भी कर देता हूँ, ऑयल पानी भी देख सब देता हूँ। परंतु लोगों को लगता है कि नहीं, ये अपना काम नहीं है, यूँ होता है। तो फिर वो आगे फिर बुढ़े हो जाते हैं, फिर वो काम कर भी नहीं पाते, उस समय दुखी होते हैं, या तो गाड़ी सीख भी नहीं पाते। ऐसे लोग होते हैं तो गाड़ी भी नहीं सीख पाते हैं। आप अपने काम करना है एटीट्यूड तो गाड़ी भी सीख लोगे। और मैं अभी भी गाड़ी चलाता हूँ, आई कैन ड्राइव। सर आपकी ज़िंदगी का कोई ऐसा किस्सा जो अचानक आपको याद आता हो, ऐसे कि दोज वर द डेज वाली चीज़ होती है, कोई मेमोरीज अच्छी पास्ट की? पास्ट की मेमोरी तो मैडम ये है, पास्ट की मेमोरी की, मैं जब MS करने के लिए गया तो मेरा भैया तो 6 महीने का था, गुड़िया 2 थी, वो बड़ी थी, तो इनको मेरे को घर पे छोड़ना पड़ा। अगर ले जाता साथ में, किराया वगैरह लगता, उतना उस समय सैलरी भी नहीं मिलती थी, पैसे ज़्यादा होते नहीं थे, तो अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो इनको घर छोड़ा मैंने, हमारी मिसेज को और बच्चों को। तो मिसेज ने ज़िंदगी में जो काम सीखा नहीं था, गट्टी चलाना है, रोटी बनाना है, रोटी बनाता था, पानी भर के लाना कुएँ से, ऐसे जो काम ज़िंदगी में सीखे नहीं थे वो सीख गई घर पे 2 साल रह के। तो आप ये मानते हैं कि आपका जाना ये फ़ायदे में रहा कि आपकी मिसेस काम सीख गई? बिल्कुल सीख गई कंप्लीट। सर आपने तो अच्छा खासा समय देख लिया है, तो अब आप बताइए, आप हमारे व्यूअर्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि वो लाइफ में कैसे आगे बढ़ें, कैसे जिएं? मेरी सबसे बड़ी चीज़ ये कहूँगा व्यूअर्स को कि ज़िंदगी में कभी डिप्रेशन नहीं आने देना चाहिए। कोई काम कर रहे हैं तो हो सकता है फेलियर भी हो सकते हैं,
नहीं भी हो सकते, पास भी नहीं हो सकते, फेल भी हो सकते हैं, नहीं पढ़ सकते आगे, तो उसको डिप्रेस नहीं होना चाहिए। आप ट्राई करिए, नहीं ट्राई करते तो दूसरा चेंज करिए, अपना दूसरा कोई भी चेंज करो, प्रोफेशन चेंज करो या पढ़ाई चेंज करो, उसमें भी बिना डिप्रेशन के आगे बढ़ना चाहिए। और जो पहले आपने छोड़ा है उसमें मैं क्यों पास हो गया, पहले हो गया, क्यों हुआ ऐसा, उसको कभी व्यू नहीं करना, वापस दिमाग में रिपीट करना ही नहीं चाहिए। गया सो गया, अब दूसरा जो चला है उस पर दिल लगा के काम करो, बिना हिचकिचाहट करो, बिना डिप्रेशन से चलो। हम सिर्फ यही देखते हैं कि एक दरवाज़ा बंद हुआ है, एक दरवाज़ा बंद हुआ है तो दूसरा खुला है, वो कोई देखता ही नहीं है आज के टाइम में। बिल्कुल सही बात है। इट वॉज रियली नाइस टू हैव यू सर विद अस, थैंक यू सो मच। तो आज का सेशन हमारे व्यूअर्स के लिए काफ़ी मोटिवेटिंग रहा। कैसे एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से फिर बीएससी में जाकर फिर मेडिकल में आना और आफ्टर फेसिंग सो मच ऑफ चैलेंजेस यहाँ तक पहुँचना, एक दिन की इतनी सर्जरीज करना, डिप्रेशन को अवॉइड करते हुए सक्सेस की तरफ जाना, ये सब हमें आज काफ़ी कुछ देखने मिला। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर शो टॉक विद सिनेमैक्शन।